सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 10 कामचोर, यह एक कहानी है। इसको पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से देखिए, कामचोर जो काम करने में से दिल चुराए, यानी जो कोई भी काम न करना चाहे उसे कहते हैं कामचोर। वो काम में मन चुराने वाले को कहते हैं कामचोर। तो कौन है कामचोर इस पाठ में? आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसीलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब देखो, पहले क्या था, किसी घर की बात है कि उसमें वो नौकर रखे हुए थे और ये बच्चे दिखाए हुए हैं। ये थे क्या थे? कामचोर थे। कोई भी काम खुद अपनी नहीं करते थे, यहाँ तक कि पानी भी इसमें हम खड़े होकर नहीं पीते थे। तो घर वालों ने क्या सोचा कि नौकरों को निकाल दिया जाए और बच्चों से काम लिया जाए। तो आगे देखते हैं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। तो क्या होता है, अब क्या कहा था उनको कि ये हिलकर पानी भी नहीं पीते। तो उन्होंने क्या किया, घड़े के पास जाकर, पानी पीने में क्या हर्ज है, घड़े के पास जाकर बच्चों ने क्या किया, खड़े होकर वहाँ पे पानी पीना शुरू कर दिया और हिलने लगे। कि हिलकर पानी पीने को कह रहे थे ना, इसलिए हिलकर पानी पीने लगे। तो हिलने से धक्के लगे। अब एक को धक्का लगा तो दूसरा कौन सा दबने वाला था? दबैल, यानी जो दब के रहे। अब वो किसी के दबने वाले तो थे नहीं किसी से जो धक्का सह जाए, इसीलिए वो आपस में लड़ने लगे। और ये देखो, सुराही किधर जा रही है, बाल्टी किधर जा रही है, मटके किधर जा रहे हैं। तो आपस में उन्होंने लड़कर पानी भी बिखेर दिया सारा और उनके कपड़े सो भीगे अलग। और अम्मा क्या सोचने लगी, भला ये क्या काम करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अब पिताजी ने क्या फरमान सुनाया कि काम कैसे नहीं करेंगे? जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम है, तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। क्या कहते हैं घर वाले, अब बच्चों को कोई काम लगाना हो तो उन्हें कोई ना कोई लालच दिया जाता है। तो क्या कहते हैं उनको कि जो भी तुम काम करोगे उसके बदले में तुम्हें तनख्वाह, यानी तुम्हें वेतन भी मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी कि अम्मा जानती थी कि इन्होंने क्या काम करना है, तो उन्होंने कहा कि आप इनको रहने दो, इनसे काम मत लो। लेकिन बच्चे कहते हम तो अब काम करेंगे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए, यानी जो फर्शी दरी बिछी हुई थी, पिताजी ने जो बताई थी, उस पर बहुत सारे बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकाना शुरू कर दिया। ये देखो, ये झटका रहे हैं बच्चे कोने पकड़कर। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, यानी वो दरी जो थी कई दिनों से वहाँ से उठाई नहीं गई थी। तो अब इस तरीके से उसको घर के अंदर ही झाड़ेंगे, उसको लकड़ियों से उसकी पिटाई करेंगे तो वो सारी तरफ धूल तो फैलेगी। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब वहाँ से तो उनको निकाल दिया गया, अब उनको कहाँ निकाला गया? आंगन में। तो बच्चों ने सोचा कि चलो वहाँ से निकाल दिया तो अब हम क्या करेंगे, आंगन में झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे। अब तनख्वाह सबको लेनी थी, पैसे सबको चाहिए थे।
अब एक जना झाड़ू लगाएगा तो उसी को पैसे मिलेंगे, तो अब झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले बहुत सारे, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। समझ ही सकते हैं कि बच्चों ने झाड़ू के साथ क्या किया होगा। तो झाड़ू की सारे के सारे पुर्जे उखाड़ दी, यानी सारी झाड़ू तोड़कर रख दी। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करें, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब बच्चे क्या कहते हैं कि मजाक उड़ाती हैं अपनी मम्मा का कि ये बुजुर्ग जो है ना ये काम नहीं करने देते, अगर ये काम करने देंगे तभी काम होगा, अगर जरा जरा सी बात पर टोकेंगे तो काम कहाँ से होगा। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल में अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। यानी कि थोड़ा सा पानी कहा गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सभी लग जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, धूल, कीचड़ बन जाएगी अपने आप ही। तो वो धूल क्या थी, कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब देखो पहले तो वो दरी लेकर उनको आंगन में निकाला गया था, अब वो आंगन से भी निकाल दिए गए। अब उन्होंने क्या तय किया, तनख्वाह लेनी थी, वेतन लेना था, इसलिए उन्होंने क्या तय किया कि पौधों को पानी डाला जाए, पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले आए। अब बच्चे खूब सारे थे, तो जिसके हिस्से में बाल्टी है उसने बाल्टी ले ली, जिसके हिस्से में लोटा आया उसने लोटा ले लिया, किसी के पतीला आया और कुछ नहीं मिला तो डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी की किसी बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, लोटे और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ, उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामूओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखाई गई। यानी कि क्या था कि सब बच्चे पानी देने के लिए गए, तो पहले मैं भरूंगा नल से, पहले मैं भरूंगा, और किसी को भी पानी भरने नहीं दिया। तो क्या किया गया, तो बड़ों की फ़ौज भेजी गई, यानी उनको समझाने के लिए, उनको हटाने के लिए वहाँ से, फूफियाँ, मासियाँ, जो भी सारे। अब ये एक मुसलमान परिवार की कहानी है जहाँ पर सभी लोग मिलकर आपस में बहुत सा बड़ा परिवार एक साथ रहता था। इस दिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। यानी कि इतने बच्चों को नहलाने के लिए अब जो उनके घर में नौकर थे उनसे पार नहीं पड़ रही थी, तो पास के बंगलों से नौकरों को बुलवाया गया और उनको नहलाने के लिए 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से उनको पैसे दिए गए। यानी कि उस समय वो काफ़ी एक बहुत ही अमीर संपन्न परिवार की ये कथा है, जहाँ पर सारे काम कौन करते थे, नौकर करते थे, और बच्चों को नहलाने धुलाने का काम भी नौकर करते थे। तो जो बच्चे इतने ज़्यादा थे और नौकर कम पड़ रहे थे, तो पास के बंगलों से भी उनको नहलाने के लिए नौकर बुलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और नए पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियों ही बंद कर दें। यानी अब पता लग गया उनको कि ये सफाई भी हमारे बस की नहीं है और पेड़ों को पानी देने का काम भी हमारे बस का नहीं है। तो एक काम तो हम कर ही सकते हैं, मुर्गियों को बाड़े में बंद करने का। तो उन्होंने क्या किया, अब आगे देखते हैं। बस शाम ही से तो जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। यानी जो कुछ भी हाथ में आया उसको लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दबड़े दबड़े, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी अब मुर्गियां भी उन्होंने इस प्रकार से बांस और छड़ियां हाथ में उठाई कि मुर्गियां भी उनसे डर गई और इधर उधर भागने लगी। और देखो उन्होंने कितना नुकसान कर दिया, सारी खीर का प्याला उल्टा दिया, जो दीदी का जो कामदानी दुपट्टा था काम किया हुआ, जिस पर उसने बारीक बारीक कढ़ाई करके दुपट्टा था, वो भी उन्होंने सारा, उनका सिर जो था उस पर बैठ गए, तो सारा वो भी खीर में लथपथ हो गया। और एक बड़ा सारा मुर्गा क्या किया उसने,
अम्मा के पानदान में कूद पड़ा, यानी कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो पान बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उन्हीं की कहानी है। तो उनके पास एक पानदान जो होता है हमेशा होता है, तो उस पर कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर वो नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ वहाँ से निकल गया। यानी जो अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी यानी पूरी सफ़ेद चादर थी उस पर उसने कत्थे और चूने के छापे मार दिए। अब एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुँह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, यानी जिसके नकेल ना बंधी हो ऐसा ऊँट इधर उधर दौड़ता है, तो वो मुर्गियां भी बेनकेल का ऊँट बनकर इधर उधर दौड़ रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब मुर्गियां तो नहीं उनसे संभली, तो दो चार को क्या सूझी कि जो भेड़ें आई हैं उनको दाना पानी खिला दें। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। अब अम्मा क्या करती थी, उनको सही तरीके से जो है दाना डालती थी, लेकिन उन बच्चों ने तो उनके आगे ऐसे दाना रख दिया कि भेड़ें भूखी तो थी और एकदम से इधर से भागी कोई उधर से भागी, तो किसी ने इधर कुछ नहीं देखा और बर्तनों को पलंगों को लांगती फलांगती दाने के पास पहुंची। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी, यानी वो भेड़ें बिना इधर उधर देखे अंधाधुंध भाग रही थी। भेड़ों को कौन सा पता था, उन्हें तो केवल अपना दाना दिखाई दे रहा था। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। अब उन्हें तरकारी वाली यानी सब्जी वाली टोकरी दिखाई तो वो भेड़ें जो थी उन पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर सोई। तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह क्या कर रही थी, तरकारी वाली क्या कर रही थी, दलान में बैठी हुई मटर की फलियां तोल तोल कर सोइए को दे रही थी। अब तरकारी वाली उस समय मटर की फलियां तोल कर सोइया जो खाना बनाता था उसको दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, क्योंकि भेड़ों के ऊपर रुई रुई होती है ना, भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब सारी तरकारी जो है वो तरकारी वाली की सारी तरकारी खा गई। तो यहाँ तक का हमने पाठ पढ़ा। इसके आगे का पाठ जो है वो हम भाग 2 में पढ़ेंगे। जितना पाठ आपको पढ़ाया गया उसे ध्यान से पढ़ें और समझें और इसका मज़ा लें। धन्यवाद।